So, hi everyone, welcome back to the channel पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा पुराना टारगेट और हमारा टारगेट है एस्टेट पीजीटी फिजिक्स एग्जाम। तो टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम हमारे पास है कैपेसिटर। कैपेसिटर का क्वेश्चन हमारे पेपर में आया हुआ है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको शो किया था कि वो पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो वैसे क्वेश्चन को और उससे रिलेटेड कैपेसिटर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको सोल्व करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको डेली ऐसा करवाती हूँ जिसको कवर करने के लिए हमें बहुत बड़े कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, वो बहुत इजी होता है। तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। टॉपिक का नाम है फिर से कैपेसिटर। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में। आज का क्वेश्चन हमारा ये है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड entering and leaving an enclosed surface respectively is phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be। देखिए ये क्वेश्चन बेस्ड है हमारा गोज लॉ पर। ठीक है। गोज लॉ क्या कहता है, ये क्लास 12 का क्वेश्चन है, +2 क्लास का। गोज लॉ हमारा क्या कहता है, कहीं भी अगर हम बात करें फ्लक्स की, कोई एक एंक्लोज्ड बॉडी है, उसके अंदर रखा हुआ है चार्ज क्यू, और उसके बाहर जो फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज्ड डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट, एंड फाई हियर इज फाई नेट। ओके। तो यहां से हमारे पास क्या दे रखे हैं, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एंटर कर रहा है वो कितना है फाई1, लीव कर रहा है वो कितना है फाई2। ठीक है। तो जो नेट फ्लक्स है वो कितना आ जाएगा फाई2 माइनस फाई1। ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया नेट फ्लक्स। हमें चाहिए चार्ज, तो चार्ज किसके इक्वल होगा फाई2 माइनस फाई1 इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में फाई2 माइनस फाई1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। ऑल राइट। तो ये हमारे पास क्या आ गया हमारा आंसर। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, फाई2 माइनस फाई1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट था गोज लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर। तो गोज लॉ में होता क्या है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। एक वॉल्यूम है, एनक्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, उसके अंदर चार्ज रखा गया है क्यूब। उसकी शेप कुछ भी हो सकती है, वो एक क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, और सर्कल मीन स्फीयर भी हो सकता है। ऑल राइट। तो इस केस में जो चार्ज एनक्लोज होगा, ठीक है, उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा नेट फ्लक्स आउटसाइड। ऑल राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा कंसेप्ट। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऑल राइट। तो चलिए चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन जो है ये हमारा एस्टेट में आया हुआ है, एस्टेट पी बाई क्यू है ये इस वीडियो के एंड में मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। बट इससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको पहले आना चाहिए, तो वही कंसेप्ट हम पहले डिस्कस करेंगे। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी थी। कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मींस जो उसकी दो प्लेट्स कैसी हैं आपस में पैरेलल है, इस तरीके से उसका सिंबल होता है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस थी वो थी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। और अगर उन प्लेट्स के बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया गया है, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी के टाइम्स सी नॉट, दैट इज के एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। ऑल राइट। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके तीन फॉर्मूला होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हाफ सी वी स्क्र, 1/2 क्यू वी, एंड थर्ड वन इज क्यू स्क्र बाय में 2c। ऑल राइट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस,
इफ देयर आर n कैपेसिटर्स, अगर n कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है तो मैंने आपको कल फॉर्मूला करवा दिया था, आज हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहले कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जब कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है और जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो सीरीज में कनेक्टेड है वो कैसे होंगे, देखिए 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 इस तरीके से ऐड होंगे। और जो पैरेलल में कनेक्टेड है वो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, ऐड होंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 लाइक दिस। पैरेलल में सेम रहती है वोल्टेज और चार्ज होता है डिवाइड, सीरीज में सेम रहती है, सेम रहता है चार्ज या फिर करंट और पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चल लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन और एनर्जी दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। एन कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, इस तरीके से एन कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर हम बात करें कि इनकी कैपेसिटेंस कैसे ऐड होगी, C प्लस सी प्लस सी, एन है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगी एन सी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस जब उनकी एन सी है, इसको मैं सी डैश से डिनोट कर देती हूँ, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 CV स्केयर। ऑल राइट, 1/2, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस हमारी कितनी आ जाती है सी डैश। ठीक है, तो यहाँ मैं सी डैश लिख सकती हूँ, वो एक कैपेसिटर के लिए थी, यहाँ पे एन कैपेसिटर्स हैं, तो सी डैश इज इक्वल टू एन सी इंटू वी स्केयर। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 एन सी वी स्केयर। ऑल राइट, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होने के ज्यादा चांसेस है। और क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं वीडियो बनाकर, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मुझे बताना है मोर क्वेश्चंस के नाम से। ऑल राइट, कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स हम कर चुके हैं, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि हमें कर लेना चाहिए। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि हमें पता होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। एक्चुअली ये फॉर्मूलाज हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो ये सब मैंने आपको 5 to 7 मिनट्स में एक रिवीजन करवा दी, एक रिकैप दे दिया। हम करेंगे अब ये क्वेश्चन। इन द फिगर शोन बिलो, द चार्ज ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द 10 farad capacitor is 30 microcoulomb. The charge on the right plate of a 6 farad capacitor is, देखिए ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना, ठीक है, इसमें कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। ये एक 10 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, ठीक, इसकी लेफ्ट प्लेट पे जो चार्ज है वो कितना है यहाँ पर 30 माइक्रो कूलम, मीन्स आगे जो चार्ज जा रहा है यहाँ तक दैट इज 30 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो चार्ज है इस जंक्शन पे वो कितना है 30 माइक्रो कूलम। अब यहाँ से इस चार्ज को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 6 माइक्रोफेराड एंड 4 माइक्रोफेराड। तो पहली बात तो ये कि पैरेलल में जब कैपेसिटर्स कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये 6 और 4 कनेक्टेड हैं, तो ये 6 माइक्रोफेराड क्या और ये 4 माइक्रोफेराड, तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, इनकी टोटल कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफेराड। 10 माइक्रोफेराड में से 6 माइक्रोफेराड ऊपर है और 4 माइक्रोफेराड यहाँ पर नीचे है। ठीक है, तो चार्ज भी इसी रेशियो में डिवाइड होगा। कैसे होगा, ऊपर की तरफ कौन सी है 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय में टोटल कैपेसिटेंस कितनी है 10, 6/10 मल्टीप्लाई बाय में टोटल चार्ज हमारे पास कितना है 30 माइक्रोकूलम, जो कि ये डिवाइड होना है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसल, तो क्या आ गया 6 3 जा 18, तो 18 माइक्रोफेराड यहाँ पे है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा भी यही गया है 6 फेराड कैपेसिटर के राइट प्लेट पे कितना चार्ज है, सॉरी यहाँ पे तुमसे चार्ज पूछा गया तो ये क्या हो जाएगा माइक्रो कूलम।
और अगर हमसे 4 माइक्रोफेराड की प्लेट पर पूछा जाता तो इट इज 4/10 इंटू 30। क्या आ गया यहाँ पे 12। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी हम कर चुके हैं, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी कल हो चुका था। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, इट इज E इज इक्वल टू V अपॉन D। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, इट इज V इज इक्वल टू E इंटू D। ठीक है, और अगर यही उसकी प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू V अपॉन के डी। ऑल राइट, तो यहाँ से V क्या आ जाएगा, K इंटू ई डी, मीन्स इट बिकम्स K टाइम्स दैट ऑफ V। तो इसको मैं V डैश से डिनोट कर देती हूँ नए वाले को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब यहाँ पे क्या है, दो प्लेट्स होंगी, दोनों की शेप क्या होगी, स्फेरिकल होगी। ठीक है, अंदर वाले की रेडियस हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए है और बाहर वाले की रेडियस कितनी है, बी। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला बन जाएगा 4πε0 ए बी अपॉन बी माइनस ए। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, वो भी कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, एक अंदर प्लेट होगी जो कि सिलेंड्रिकल होगी शेप में, और एक बाहर होगी, अंदर वाले की रेडियस ए और बाहर वाले की बी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस कितनी आ जाती है, C इज इक्वल टू 2πε0 L अपॉन Ln, मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ B अपॉन A। नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं टू स्फेरिकल कैपेसिटर्स है। ठीक है, एक पे चार्ज है Q1 और दूसरे पे है Q2। इसकी कैपेसिटेंस है C1 और इसकी कैपेसिटेंस है C2। इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2। तो अगर हम बात करें, ये दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, तो इन पे चार्ज कैसा होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1। ऑल राइट, इस पे चार्ज कैसा होगा, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। ठीक है, अगर मैं इन दोनों चार कैपेसिटर्स को या इन दोनों स्फेरिकल कैपेसिटर्स को, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज है Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2। ठीक है, अब क्या हो गया, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट किया तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मीन्स चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक फ्लो करेगा। और जब वो चार्ज फ्लो करेगा तो कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं आ जाता। ठीक है, तो जो नया चार्ज होगा दैट विल बी Q1 डैश एंड Q2 डैश। और ये कब तक फ्लो करेगा, कब तक होगा, मीन्स तब तक जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। तो मान लेते हैं जो नया पोटेंशियल है वो कितना है, V। ठीक है, इसको चलिए V डैश मान लेते हैं। नया पोटेंशियल हमारे पास है V डैश, और वो दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। दोनों की कैपेसिटेंस सेम रहेगी, C1 एंड C2। ठीक है, तो Q1 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, C1 V डैश, एंड Q2 डैश किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज इक्वल टू C2 V डैश। अब दोनों का पोटेंशियल इक्वल है। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2, मतलब जो टोटल चार्ज है वो सेम रहेगा ना, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 कितना था, C1 V1, Q2 था C2 V2। ठीक है, Q1 डैश कितना आ गया हमारे पास, इट इज C1 V डैश प्लस Q2 है C2 V डैश। ठीक है, तो V डैश यहाँ से मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, यहाँ ब्रैकेट में आया C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2, ये है हमारे पास। अब हमें चाहिए नया पोटेंशियल। ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, V डैश इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय में
C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है नया पोटेंशियल। ठीक, तो ये हम कर चुके हैं। और अगर नए चार्जेस का रेशियो लें तो ये क्या हो जाएगा, Q1 डैश डिवाइडेड बाय Q2 डैश। ये किसके इक्वल होगा, C1 V डैश डिवाइडेड बाय C2 V डैश। तो V डैश से V डैश क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। Q1 डैश बाय में Q2 डैश इज इक्वल टू C1 बाय C2। इसी पे बेस्ड हमने ये क्वेश्चन अभी जस्ट किया था। लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो चार्ज चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और वो किस बेसिस पे हो रहा है, वो इसकी कैपेसिटेंस के बेस पे हो रहा है। तभी हमने 6/10 इंटू 30 किया था। ये मैंने यहाँ राइट कर दिया है, Q1 डैश बाय Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। Inserting a dielectric slab between the plates of a capacitor, और और in the electric field। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक हम बोल देते हैं एक इंसुलेटिंग मटेरियल को। ठीक है, मींस हम कह सकते हैं इट वुड बी ए इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर जो होते हैं हमारे पास, उन्हीं को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और इनको हम डाइलेक्ट्रिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी इसको हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर फ्री चार्जेस नहीं होते हैं। उल्टा होता है ये कंडक्टर का। देखिए, दो टाइप के मटेरियल होते हैं बेसिकली, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर जो होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्रीली मूव कर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, करंट पास हो जाता है। ठीक है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है, इसीलिए करंट मूव नहीं कर पाता है, तो वो इंसुलेटर होता है, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक जनरली टू टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, पोलर वो होते हैं जिसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अलग अलग होता है। नॉन पोलर वो होते हैं जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास सेम होता है। ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट इज जीरो, और इसके मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये बात आपको याद रखनी है। पोलर जो हमारे डाइइलेक्ट्रिक होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो। और जो नॉन पोलर होते हैं उनका होता है जीरो, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। बट अगर हम एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल उठा लें, ऑल राइट, चाहे वो पोलर है चाहे वो नॉन पोलर, प्रॉपर हमने मटेरियल उठाया है, ना कि सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो स्लैब की हम बात करते हैं, एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की अगर हम स्लैब लें तो मान लेते हैं ये एक स्लैब है। ठीक है, ये है एक डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब चाहे तो ये पोलर है चाहे ये नॉन पोलर है, क्लियर। दोनों ही केसेस में इसका नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या रहेगा, नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। वाई, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर के, वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, रैंडमली अरेंज्ड हैं तो उनके जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, कैंसिल कर देते हैं, रैंडम अरेंजमेंट्स की वजह से। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का या कंप्लीट मटेरियल का,
वो क्या रहता है, 0। ऑल राइट। और अगर वो नॉन पोलर हो तो क्योंकि हर सिंगल मॉलिक्यूल का कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, तो उसके बाद उसका डायपोल मोमेंट 0 ही रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक तो रह गया, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखें या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखें। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल गेट्स पोलराइज्ड। मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव साइड है। इसके बीच में मैंने रखा डाई इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे नेगेटिव चार्जेस और यहाँ पे हमारे आ जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस। ऑल राइट, तो वो क्या हो गया, यहाँ पे पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड होने की वजह से इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था उसकी डायरेक्शन तो ये थी ई नॉट की। ठीक है, और इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम नाम दे दें अगर ईपी, तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है हमारे अप्लाइड डाइलेक्ट्रिक के, सॉरी अप्लाइड फील्ड के। चलिए देखते हैं अब क्या होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले आप देखिए, ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ऑल राइट, तो अब हमने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके नेगेटिव एंड्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, और जो पॉजिटिव एंड्स होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था वो कुछ ऐसा था, इसको नाम हमने दिया था ई नोट। ठीक है, और जो इंड्यूस्ड या पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको नाम दे देते हैं ईपी, और उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू ई नोट रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो किसके इक्वल होगी, ई नोट मींस अप्लाइड डाइलेक्ट्रिक, सॉरी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अप्लाइड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये क्या आ गया, ई नोट अपॉन ई नोट माइनस पी। और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, के को हम नाम दे देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो किसके इक्वल है, पहले तो वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मेजर है। ठीक है, और वो इक्वल किसके है, ई नोट बाई ई नेट के। ई नोट बाई ई नेट, तो ई नेट यहाँ पे क्या बनता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है यहाँ पर, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आ जाता है एक नया सिंबल, इसको हम बोल देते हैं काई। ये थोड़ा थोड़ा एक्स का भाई है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं एक्स का भाई। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो कि किसके इक्वल होती है, पोलराइजेशन, मतलब पूरी जो पोलराइजेशन प्रोड्यूस हुई इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर, पोलराइजेशन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट इज मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट हियर। और इसके बाद आपको एक रिलेशन याद रखनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सो के इज इक्वल टू 1 प्लस काई। तो वो सिंपल सा ही अगर आप याद रखेंगे, के इज इक्वल टू 1 प्लस काई, के इज इक्वल टू 1 प्लस काई, बहुत सिंपल है। के इज इक्वल टू 1 प्लस काई, के काई। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, काई यहाँ पर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर ऑन इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखिए, एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस है C,
अब अगर मैंने उसकी सी की जगह ना सी नोट नाम दे देते हैं, उसकी प्लेट्स के बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटेंस पे कुछ ना कुछ फर्क तो आएगा। अब वो फर्क क्या होगा, दैट बिकम्स एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। ये आता कैसे है, चलिए डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। देखिए ये प्लेट्स हैं यहाँ पर, ठीक, तो इनकी जो कैपेसिटेंस है वो कितनी है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अब हमने क्या किया, इन प्लेट्स के बीच में ना टी थिकनेस का एक डाई इलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसकी थिकनेस कितनी है, टी। तो जिस एरिया में डाई इलेक्ट्रिक नहीं है वो कितनी है, डी माइनस टी। तो जो नई कैपेसिटेंस है सी डैश कह लेते हैं, सी कह लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में डी माइनस टी। तो यहाँ पे डी माइनस टी के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, इसीलिए डी माइनस टी, ठीक है, प्लस अब डाइलेक्ट्रिक कितनी थिकनेस के अंदर अवेलेबल है, दैट इज टी, सो इट इज डिवाइडेड बाय के। के यहाँ पर क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो के से यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, तो ये जो के है यहाँ पर वो इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए भी ना एक्चुअली हमें स्पेस चाहिए होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले तो, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बिकम्स 7/6 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो सबसे पहले ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। अब हमने उसके अंदर क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो नई कैपेसिटेंस कितनी होगी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय में डी माइनस टी प्लस टी बाय में के। ऑल राइट, तो यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या बताया, टी जो है वो किसके इक्वल है, टी यहाँ पर किसके इक्वल है, 2/3 डी के, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ बस, और कुछ भी नहीं करना हमें इस फॉर्मूला के अंदर, एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस 2/3 डी। टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2/3 डी, ठीक है, प्लस टी की जगह फिर से क्या पुट करना है, 2/3 डी, बट यहाँ पे इस बार के भी साथ में, ठीक। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, नया सी डैश। सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये पुट कर देते हैं एप्सिलॉन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डी माइनस 2/3 इंटू डी। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, डी बाय में 3 प्लस 2/3 डी बाय के, ठीक है। तो यहां से हम डी क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे हैं 1/3 प्लस 2/3 के। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम, C इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाय डी, सी नोट, ठीक है। सी डैश किसके इक्वल था, एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाय में डी माइनस टी प्लस टी बाय के। टी की वैल्यू हमें दी हुई है 2/3 डी, वो मैंने यहाँ पुट की थी, एप्सिलॉन नोट ए डिवाइडेड बाय में डी माइनस 2/3 डी प्लस 2/3 डी, और यहाँ पे बाय में के भी साथ में, तो ये फॉर्मूला में मैंने यहाँ वैल्यूज पुट की हैं और कुछ भी नहीं किया। ये क्या है हमारी सी डैश। तो चलिए आगे देखते हैं क्या था, एप्सिलॉन नोट ए ऊपर है, डी में क्या करती हूँ यहाँ पे कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 2/3 के। ऑल राइट, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सी डैश। अब कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि जो सी डैश है ना वो इक्वल है 7/6 टाइम्स ऑफ सी के, सो सी डैश इज इक्वल टू 7/6 टाइम्स ऑफ सी, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं सी डैश की वैल्यू क्या है,
एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी इंटू 1/3 प्लस 2/3 के। ऑल राइट, ये किसके इक्वल है? 7/6 सी की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। तो एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी क्या हो गया? आपस में कैंसिल हो गए। तो इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इज इक्वल टू 7/6 इंटू 1/3 प्लस 2/3 के। ठीक है, सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 7/6 उधर जाके 6/7 हो जाएगा। 1/3 प्लस 2/3 के। के यहाँ नहीं आएगा, के बाय में है, मीन्स 3 के साथ। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? 2/3 के। ऑल राइट, 6/7 माइनस 1/3 क्या आ जाएगा हमारे पास? एलसीएम लिया 21, 3 6 जा 18 माइनस 7 क्या आ जाएगा? 11/21। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 2/3 के इज इक्वल टू 2/3 के इज इक्वल टू 11/21। हमें चाहिए के की वैल्यू, तो के को इधर ले जाएंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 21/11 इज इक्वल टू के। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? 2 7 जा 14, 14/11 ये आ गई हमारे के की वैल्यू। ठीक है, चलिए चलते हैं ऑप्शंस पे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है 14/11, हमारा आंसर भी यही आया है, फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एस्टेट। इसके सिवाय भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज मेरे साथ चलते रहिए, एस्टेट अपना जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।